अगला अपना टॉपिक है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज्ड इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर। इसके पिछले केस में हमने रॉड की बात की थी। रॉड के एक्सियल पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ होता है, इसकी उसके जो इक्वेटोरियल पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ होता है, दोनों के बारे में हमने कैलकुलेशंस कर लिया था। नेक्स्ट अपना कि अगर आपका जो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन है वो लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है। लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब कि चार्ज किसी एक वायर पे है और वो वायर जो है वो इनफाइनाइट लेंथ की है। अब उसकी वजह से उस वायर से आर डिस्टेंस पे उसके सराउंडिंग में इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कैलकुलेट करनी पड़े तो कैसे करेंगे देखिए। तो सबसे पहले फिगर को हम लोग समझ लेते हैं। हमने माना कि ये एक वायर है हमारी ये, और वायर के बारे में ये बता रखा है कि ये इनफाइनाइटली लॉन्ग है, बहुत लॉन्ग है। तो इसको हम डॉट 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 इधर हम दिखा दें, डॉट 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 करके हम ऊपर भी दिखा दें ऐसे। ये चार्ज्ड है। अब चार्ज पॉजिटिव है नेगेटिव इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। चलिए हमने मान लिया कि ये पॉजिटिवली चार्ज्ड है, ठीक है। ये पॉजिटिव चार्ज हमने इस पर दिखा रखा है। चूँकि इनफाइनाइटली लॉन्ग है तो अब कहाँ तक चार्ज को दिखाएंगे। यहाँ पे चार्ज के मैग्नीट्यूड से हमें ज़्यादा लेना देना नहीं है। हम ये मान लें कि जो इस वायर का लीनियर चार्ज डेंसिटी है वो है लेमडा। लेमडा कहने का मतलब कि पर यूनिट लेंथ जो चार्ज का मैग्नीट्यूड है वो लेमडा, यानी लेमडा कूलॉम पर मीटर, कूलॉम पर मीटर। और इस वायर से आर डिस्टेंस पे, यहाँ पे जैसे मान लो कोई पॉइंट है, इस पॉइंट को हमने बोल दिया लेट्स से पॉइंट पी, और ये पॉइंट पी जो है ये आर डिस्टेंस पे है यहाँ से। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ कैलकुलेट करना है हमें। अब आपके मन में ये आएगा कि ये जो पॉइंट पी है इक्वेटोरियल लाइन पे है क्या। इक्वेटोरियल लाइन तब बोलेंगे ना जब ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हो। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हम तब बोलेंगे जब ये मिड पॉइंट हो वायर का। तो पहली बात तो ये कि जब कोई बॉडी इनफाइनाइट साइज़ की होती है उस केस में आप किसी भी पॉइंट को उसका मिड पॉइंट कंसीडर कर सकते हो। आप इस पॉइंट को भी मिड पॉइंट कंसीडर कर सकते हो, इस पॉइंट को भी मिड पॉइंट कंसीडर कर सकते हो, क्योंकि मिड पॉइंट का मतलब सिंपल से यही होता है ना कि जैसा ऊपर वैसा ही नीचे। अगर इस पॉइंट को मिड पॉइंट माने तो ऊपर भी वायर इनफाइनाइट तक गई है, नीचे भी इनफाइनाइट तक गई है, इसका मतलब इसको मिड पॉइंट माना जा सकता है। तो सिंपल हमने जहाँ पे इसको मिड पॉइंट मान रखा है ये हो गया ओ, ठीक है। तो सबसे पहला काम हम लोग क्या करते हैं, यहाँ भी जो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन है वो कंटिन्यूअस है। पूरे रॉड पे जो है वो चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है। हमने मान लिया पॉजिटिव चार्ज है जो रॉड पे डिस्ट्रीब्यूटेड है, और जो चार्ज डेंसिटी गिवन है वो है लेमडा, यानी पर यूनिट लेंथ चार्ज की वैल्यू है लेमडा। तो सबसे पहला काम जो अब तक हम लोग करते आए हैं कि एक हम लोग एलिमेंट लेते हैं। उस एलिमेंट की वजह से सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट कर लेते हैं। तो चलिए वही काम किया जाए। एक हमने क्या किया, यहाँ पे यहाँ से x डिस्टेंस नीचे आए और यहाँ पे हमने एक dx विड्थ का, ये x डिस्टेंस नीचे आया और एक एलिमेंट हमने ये चूज़ कर लिया। ये इसकी विड्थ हम मान लें कितनी है, dx है, ठीक है। इसकी विड्थ है dx। इस पे चार्ज की वैल्यू हमने मान लिया, चलो इस पे चार्ज कितना है, चार्ज हमने मान लिया इस पे dq। अब इसकी वजह से सबसे पहले यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग कैलकुलेट कर लें। तो ऑब्वियस सी बात है, चूंकि ये dx बहुत ही छोटा होता है, ये चार्ज बहुत ही छोटा है, इसका मतलब कि इसको हम पॉइंट चार्ज की तरह से ट्रीट कर सकते हैं। इसकी वजह से यहाँ पे सबसे पहले भी इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, और उस इलेक्ट्रिक फील्ड को निकालने के बाद में जैसा होगा इंटीग्रेट करके हम पूरे वायर की वजह से वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट कर सकते हैं। तो चलिए वही काम किया जाए। तो इसकी वजह से जो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो होगा इस लाइन के अलॉन्ग, और डायरेक्शन होगी ऐसे, जो कि पॉजिटिवली चार्ज है, और ये हो गया DE। देखिए जैसा पिछला हमने इक्वेटोरियल में किया था ना, बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे मिलेंगी उसी टाइप से। अब यहाँ पे अगर इस एंगल को हम थीटा कंसीडर करें तो आप बोलेंगे फिर तो जहाँ पे इसके दो कंपोनेंट होंगे, इसको थोड़ा सा आगे हम बढ़ाएं तो अगर ये एंगल थीटा है तो ये भी थीटा हो जाएगा। तो एक तो कंपोनेंट इसका इधर हो गया जो कि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है, और इसको हम बोलेंगे DE cos ऑफ थीटा, और एक कंपोनेंट हो जाएगा इसका वर्टिकल इस डायरेक्शन में, और ये हो जाएगा DE साइन ऑफ थीटा, ठीक है। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ रहा होगा। ये जो भी DE cos थीटा, D साइन थीटा है, इसके परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स हैं। DU क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एलिमेंटल चार्ज DQ की वैल्यू भी हम सिंपल यहाँ से लिख सकते हैं। आप बोल सकते हैं कि पर यूनिट लेंथ कितना चार्ज है, लेमडा, यानी लंबाई अगर 1 है तो चार्ज है लेमडा, इसलिए अगर लेंथ अगर dx है तो चार्ज कितना हो जाएगा, लेमडा मल्टीप्लाइड बाई dx। तो आप सिंपल यहाँ से लिख सकते हैं कि dq इज इक्वल्स टू जो होगा वो हो जाएगा लेमडा मल्टीप्लाइड बाई dx।
इस बात के लिए तो हम श्योर हैं, डी क्यू की वैल्यू यहाँ पे ज़्यादा हमको दिमाग नहीं लगाना। डी क्यू इज इक्वल्स टू हो गया लैम्डा मल्टीप्लाइड बाई डी एक्स, यानी चार्ज पर यूनिट लेंथ मल्टीप्लाइड बाई जिस लेंथ पे आपको कैलकुलेट करना है वो। अब जैसा पिछले केस में हमने देखा था ना, अब सोचिए खुद, इधर भी x डिस्टेंस पे एक एलिमेंटल स्ट्रिप हो सकता है, उसकी वजह से अगर हम यहाँ पे देखें तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो डी होगा इधर होगा, उसका डी कॉस थीटा इधर होगा, डी साइन थीटा उसका नीचे होगा। तो फाइनली जो डी साइन थीटा है यहाँ भी कैंसिल आउट होने वाला है, यानी ऊपर वाले जितने भी एलिमेंट हैं, जितना भी हम डिफरेंशियल एलिमेंट लेंगे ऊपर, सबके डी साइन थीटा नीचे वालों के डी साइन थीटा से कैंसिल आउट हो जाएंगे। आप खुद सोचिए, इसको हम यहाँ पे थोड़ा सा दिखा दे रहे हैं कि जैसे मान लीजिए कि ये हो गया आपका, ये डी इधर चला गया और इसका डी कॉस थीटा इधर आ जाएगा, थीटा है, ये भी थीटा, डी कॉस थीटा इधर आ गया, इसका डी कॉस ऑफ थीटा, डी साइन थीटा आ जाएगा नीचे सीधा, ये हो गया डी साइन ऑफ थीटा। तो फाइनली होगा क्या, डी साइन थीटा और ये डी साइन थीटा आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, यानी कि दोनों के डी कॉस थीटा ऐड हो रहा है। ऐसा हर एक पेयर ऑफ एलिमेंट के साथ होगा, इधर वाले एक एलिमेंट होगा, इधर एक एलिमेंट होगा, दोनों के डी कॉस थीटा आपस में ऐड होंगे। यानी कि हमें अगर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट पी पे कैलकुलेट करना है तो हमें डी कॉस थीटा को इंटीग्रेट करना पड़ेगा, जैसा कि पिछले केस में हमने किया था इक्वेटोरियल पॉइंट पे रॉड के केस में कैलकुलेट करने के लिए। तो चलिए सबसे पहले डी की बात करें कि डी आखिरकार होगा क्या। डी मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एलिमेंटल चार्ज डी क्यू, तो उसको हम लिख सकते हैं यहाँ से डी यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज डी क्यू, और वो आपका है डी और डी इज इक्वल टू हो जाएगा के डी क्यू डिवाइड बाई ये डिस्टेंस का स्क्वायर। तो इस वाले डिस्टेंस की अगर बात करें तो ये हो गया आर, ये हो गया एक्स, तो ये हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर और पावर 1/2। तो जब नीचे डिस्टेंस का स्क्वायर करते हैं तो पावर 1/2 हट जाएगा, तो ये हो जाएगा सिंपल आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। फर्दर इसको आप लिख सकते हैं डी ई इज इक्वल्स टू के, और डी क्यू की वैल्यू हमने लिख दी लैम्डा डी एक्स, तो ये हो गया लैम्डा डी एक्स डिवाइड बाई ये एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर और पावर हो गया 1/2। तो डी तो हमें पता चल गया कि जो एलिमेंटल चार्ज अपना डी क्यू है उसकी वजह से कितना इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे बन रहा है, लेकिन डी से काम नहीं चलने वाला, हमें इंटीग्रेट करना होगा डी कॉस थीटा को। सो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कौन से पॉइंट की बात कर रहे हैं हम लोग, पॉइंट पी की बात कर रहे हैं, एट पी ड्यू टू कंप्लीट चार्ज्ड वायर। वो हमने मान लिया ई, और ई कैसे निकल के आएगा, सबके डी कॉस थीटा आपस में ऐड हो रहे हैं ना, यानी कि डी कॉस थीटा को इंटीग्रेट करना पड़ेगा, ये हो गया डी ई कॉस ऑफ थीटा। अभी हम लिमिट की फिलहाल बात नहीं करेंगे, लिमिट की बात अभी हम करेंगे कुछ देर बाद। तो डी कॉस थीटा हो गया। देखिए कॉस थीटा का टर्म इन्वॉल्व हो गया यहाँ पे, तो कॉस थीटा पता कर लो ना कितना हो रहा है, तो यहाँ से आप लिख सकते हैं कॉस ऑफ थीटा इज इक्वल्स टू, यहाँ से देखो कॉस थीटा कितना हो जाएगा, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बेस आपका हो गया आर, ये हो गया हाइपोटेनियस, तो हो जाएगा आर डिवाइड बाई ये आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पावर 1/2। तो चलिए वही चीज़ यहाँ पे मेंशन कर दी जाए, डी और कॉस थीटा की वैल्यू हम लोग लिखते हैं, तो डी की वैल्यू है के लेमडा डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, तो के लेमडा डी एक्स डिवाइड बाई ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ठीक है। कॉस थीटा आपका हो जाएगा आर डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर पावर 1/2, और यहाँ पे पावर 1 है, तो ये हो जाएगा पावर 3/2, ये हो गया ई। अब देखिए मेन आ गया यहाँ पे वही जो अपना इंटीग्रेशन करने वाला है, जहाँ भी हूबहू वही टर्म निकल के आया वैसे इंटीग्रेट होगा, जैसे हमने वहाँ पे सब्सटीट्यूशन यूज़ किया था x इज इक्वल्स टू आर टेन थीटा लेके, यहाँ भी वही करना है। तो अगर हम सब्सटीट्यूशन यूज़ करें यहाँ पे, चलिए मान लेते हैं कि लेट सब्सटीट्यूशन करने जा रहे हैं यहाँ पे, तो लेट x इज इक्वल्स टू आर टेन थीटा, और हमने बताया भी था कि सब्सटीट्यूशन करना क्यों पड़ता है, क्योंकि डिनोमिनेटर को ताकि हम अपने हिसाब से एडजस्ट कर पाएँ।
तो x इज इक्वल्स टू आर टेन थीटा। अब देखिए हमने वेरिएबल x को, यहाँ पे वेरिएबल अपना x है, यानी x ये जो डाउनवर्ड डिस्टेंस है यहाँ से हमने मेज़र किया है। x के वेरी होने के साथ साथ थीटा भी वेरी हो रहा है, क्योंकि एलिमेंट अगर यहाँ होता तो थीटा कुछ और होता, बड़ा होता और भी ज़्यादा, यानी x के साथ साथ थीटा वेरी कर रहा है। यानी x को हम सब्सटीट्यूट कर रहे हैं अगर, तो अपना जो पहले x के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन हो रहा था, अब थीटा के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करना पड़ेगा हमें। तो सबसे पहले तो x और यहाँ से आप dx ओवर डी थीटा निकाल लीजिए। तो dx ओवर डी थीटा इज इक्वल्स टू, ये हो जाएगा r सेक स्क्वायर थीटा, यहाँ से dx इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, विच इम्प्लाइज dx इज इक्वल्स टू r और सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। कहने का मतलब सिंपल इतना है कि अगर x को हम थीटा के टर्म्स में लिख रहे हैं तो फिर हमें dx को भी डी थीटा के टर्म्स में लिखना पड़ेगा, क्योंकि अगर x वेरिएबल है तो थीटा भी वेरिएबल है। तो वही हमने किया कि dx की वैल्यू हमने निकाल ली डी थीटा के टर्म्स में, r सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, यानी कि अब हमने वेरिएबल को भी चेंज कर रखा है। अब सब कुछ वैल्यू यहाँ पे रख दें हम, तो फाइनली आपका ये बनेगा, ये जो निकल के आएगा, ये e इज इक्वल्स टू के लेमडा, dx की वैल्यू, dx यहाँ पे हो जाएगा r सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, सो r सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा डिवाइडेड बाई, नीचे x के जगह पे हमने रखा r टेन थीटा, ये हो जाएगा r स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा प्लस r स्क्वायर, और ये पावर है अपना 3/2। हमने बोला था कि नीचे वाले को सॉल्व करेंगे, पिछले वाले वीडियो में हमने पूरा इसको डिटेल में बता रखा। तो नीचे जो है वो कंप्लीट बाहर निकल के आता है आर क्यूब सेक क्यूब थीटा के फॉर्म में, ठीक है। एक यहाँ पे आर भी है, अभी ये आर यहाँ पे मेंशन कर दें इंटू आर, तो ये आपका जो 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 कांस्टेंट टर्म्स हैं उनको हम बाहर कर लें। तो के लेमडा कांस्टेंट है, ये हो जाएगा आर स्क्वायर। तो चलिए के लेमडा हमने बाहर कर लिया, अंदर बचा आर स्क्वायर, ठीक है, सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, और नीचे निकल के आता है आर क्यूब सेक क्यूब थीटा निकल के आता है। तो आर स्क्वायर से कट गया ये पूरा, नीचे आर बचा, सेक स्क्वायर थीटा कैंसिल आउट हो गया पूरा, नीचे सेक थीटा बचा। यानी कहने का मतलब कि ये आपका हो गया के लेमडा, आर को हम नीचे कर सकते हैं, यहाँ पे बाहर कर सकते हैं क्योंकि ये कांस्टेंट है ये। अंदर आपका बचेगा 1/सेक थीटा जो कि बन जाएगा कॉस थीटा, यानी ये आपका हो गया कॉस ऑफ थीटा और ये हो गया डी थीटा, ठीक है। ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड नेट निकल के आया, अब सिंपल सी बात है, आपको पता है कॉस थीटा को तो हम इंटीग्रेट कर ही लेंगे। अब देखिए, अभी तक हमने लिमिट की बात नहीं की है, ठीक है, लिमिट की बात कर लेते हैं हम लोग। लिमिट में होगा क्या, देखिए यहाँ पे जो इंटीग्रेशन होगा वो थीटा के टर्म्स में है, यानी लिमिट हमें चाहिए थीटा के टर्म्स में। अब सोचो आप, अगर ये एलिमेंट हम नीचे एकदम चूज़ करते हैं माइनस इनफाइनाइट की तरफ, तो ये एंगल जो आपको थीटा दिख रहा है बढ़ता जाता बढ़ता जाता बढ़ता जाता बढ़ता जाता, क्योंकि ये जैसे जैसे नीचे आएगा ये एंगल बढ़ेगा बढ़ेगा, बढ़ते बढ़ते जब एलिमेंट हम माइनस इन्फिनिटी की तरफ चूज़ करेंगे तो ये एंगल बढ़ते बढ़ते -π/2 हो जाएगा, -90। ऐसे ही जब एलिमेंट ऊपर हम इन्फिनिटी की तरफ चूज़ करेंगे तो कितना हो जाएगा, +π/2 हो जाएगा। यानी कि -π/2 से लेकर +π/2 तक हम एलिमेंट को कहीं भी चूज़ कर सकते थे, अगर हम वेरिएबल थीटा के टर्म्स में बात करें तो लिमिट आप सिंपल लगा दीजिए ना। फिर यहाँ पे लिमिट आप बोलेंगे, लिमिट हो जाएगी -π/2 से लेकर ये हो जाएगा +π/2 तक, यानी -π/2 से लेकर +π/2 तक लिमिट। ये भी हो गया -π/2 से लेकर +π/2, ठीक है। अब cos थीटा को सिंपल हम इंटीग्रेट करते हैं, तो cos थीटा आपका इंटीग्रेट होने के बाद हो जाता है sin थीटा। सो दिस इज इक्वल्स टू k λ/r, और ये हो गया sin थीटा, और ये लिमिट हो गया -π/2 से लेकर π/2। अब सिंपल थीटा की जगह पे एक बार अपर लिमिट माइनस एक बार लोअर लिमिट। देखिए जो लिमिट है वो भी थीटा के हिसाब से लगाई गई है, अंदर जो इंटीग्रेट होने के बाद फंक्शन मिला है वो भी थीटा का फंक्शन मिला है, तो अब डायरेक्टली हम अप्लाई कर सकते हैं अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो ये e इज इक्वल्स टू हो जाएगा k λ/r, एंड थीटा की जगह पे एक बार π/2 यानी साइन π/2 माइनस एक बार थीटा की जगह पे -π/2, ये हो गया साइन ऑफ -π/2, ठीक है। दिस इज इक्वल्स टू k λ/r, साइन π/2 1 होता है, माइनस साइन -π/2 -1 होता है, तो वो माइनस और ये माइनस मिलके ये प्लस हो जाएगा +1। तो कहना है मतलब 1 + 1 2, यानी 2k λ/r इक्वल्स टू कितना निकल के आ गया 2k λ
बाई आर, इलेक्ट्रिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड है। तो फाइनली हम लोग कैलकुलेट कर चुके हैं कि एक इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर हो या फिर इनफाइनाइटली लॉन्ग थ्रेड हो जो कि यूनिफॉर्मली चार्ज्ड है, तो उससे आर डिस्टेंस पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू निकल के आती है दैट इज इक्वल्स टू 2k लैम्डा बाई आर। सो E इज इक्वल्स टू 2k लैम्डा बाई आर। तो ये रिजल्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए। के इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट, आप इसको कंफ्यूज मत करिएगा। जैसे हमने के लिखा है ना, के इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की हम लोग बात कर रहे हैं, ठीक है। इसमें कई बार ग्राफ वगैरह, हालांकि ग्राफ ज़्यादा इसमें इंपॉर्टेंट नहीं है, ये और आर के बीच में अगर ग्राफ पूछे तो, अगर ग्राफ पूछ भी थे तो आपको पता होना चाहिए कि ये आपका रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बनता है। जैसे इस पे हम ई ले लें, इस एक्सिस पे, इस पे हम अगर आर ले लें तो आप देखेंगे कि आर के, आप देख लीजिए ई इज़ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर है। इसका मतलब इसका जो ग्राफ बनेगा वो कुछ ऐसा बनेगा, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, ठीक है। यानी इनफाइनाइट तक जाते जाते जो होगा इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू ज़ीरो होगी। ऐसे ये ग्राफ टच नहीं करता, एसिम्प्टोटिक होता है, ये आर एक्सिस के टूवर्ड्स और ये इलेक्ट्रिक फील्ड वाले एक्सिस के टूवर्ड्स। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये जो डेरिवेशन है वो समझ में आया होगा। देखिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड का कैलकुलेशन है, जो हमने डेरिवेशन इस तरीके से यहाँ पे कर रखा है, इसको और भी तरीके से निकाला जा सकता है। ज़रूरी नहीं था कि सिर्फ और सिर्फ यही स्टैंडर्ड मेथड है। जैसे पिछले वाला केस हमने किया था जिसमें देखा था कि एक रॉड है, रॉड की इक्वेटोरियल लाइन पे कोई पॉइंट है, वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कैलकुलेट कर ले रहे थे। तो वहाँ पे तो एक्चुअल में रॉड की एक सर्टेन लेंथ गिवन थी, लेकिन उसी लेंथ को अगर इनफाइनाइट किया जाए तो फिर वहाँ से भी हम इस चीज़ को निकाल सकते हैं। पहले उस वाले डेरिवेशन को हम लोग डिराइव करें, फिर थोड़ा सा चेंज करके हम इसको पा सकते हैं। तो जो भी कन्वर्जन है, कुछ ऐसी चीज़ें हैं, बाद में कभी उसके लिए हम डिस्कस करेंगे। फ़िलहाल ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए, ये पूरा का पूरा जो भी डेरिवेशन है सिर्फ इतना ही है, इससे ज़्यादा आपको दिमाग इसमें नहीं लगाना। आप चाहें तो के की वैल्यू यहाँ पर रख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 2 से नीचे कट जाएगा तो λ/2 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर आएगा इसका आंसर, इसका जो भी रिजल्ट होता है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। आगे हम लोग देखेंगे कि अगर जो वायर है उसकी लेंथ जो है वो मान लीजिए सेमी इनफाइनाइटली लॉन्ग है। सेमी इनफाइनाइटली लॉन्ग मतलब उसके एक एंड का तो पता है, दूसरे एंड का पता नहीं है, वो कहीं इनफाइनाइट तक गया। इनफाइनाइटली लॉन्ग का मतलब कि ना तो इधर वाले एंड का कुछ पता है और ना ही इधर वाले एंड का कुछ पता है, ठीक है। थैंक यू।